कोई क्वेश्चन नहीं है कैसे तुम लोग जवाब भी नहीं है हाँ ना ना तो कोई या तो फ्रोजन हो गया है या सुबह सुबह स्नोटिंग करके आए कौन सा क्या है ड्रग अब्यूज हाँ सब शांत बैठे हैं किसी का माथा नहीं चल रहा है सब जाम हो गया बस पहुंच गया कौन से लेके आए लोकल हाँ चलो आए चलो बस सही था 43 प्लस किसी के पास we have talked about macrophages macrophages are antigen presenting cells आपको एक्सप्लेन किया MHC1 MHC neutrophils PMNs बोला जाता है डिस्कस किया मोनोसाइट्स डायफिनेसिस करते हैं लार्जेस्ट WBCs डिस्कस किया बेसोफिल्स एंड मास्टर्स lymphocytes proliferation of T cells and B cells production of T cell family proliferation of T cells and B cells and interferons interferons यूज होता है for viral infections yes explain क्या थे interferons आसपास के बगल के सेल्स में घुस जाएंगे उनका सिंथेटिक मशीनरी को ऑफ कर देगा एज अ रिजल्ट क्या होगा बाकी मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स आके उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आसपास के नजदीक के अच्छे वाले सेल्स को प्रोटेक्शन देंगे दैट्स इंटरफेरॉन and then we talked about inflammatory reactions inflammatory reactions में क्या था फिजिकल डैमेज केमिकल डैमेज या फिर किसी तरह के एंटीजन का डैमेज होगा याद है किसी का inflammatory तो बोलिए किस चीज का टेस्ट है आगे तुम लोगों का वही तो पिछले उसी का उसको लेके भी तुम लोग इतना सो जब हम लोग इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को लेके बात किया यू हैव अ टिश्यू के पास हो सकता है ऑक्सीजन अटैक टिश्यू के पास हो सकता है किसी तरह का केमिकल डैमेज या फिर हो सकता है कोई फिजिकल डैमेज ठीक है ना that is some sort of physiological impact or a chemical impact or an antigen impact के चलते आपका inflammatory reaction शुरू होता है तो as a result site of infection में site of inflammation में आप क्या क्या signs देखते हो redness उसके बाद swelling उसके बाद और क्या क्या बताओ रेडनेस होता है स्वेलिंग होता है इचिंग होता है पेन होगा एंड हीट प्रोडक्शन क्यों हुआ why did it happen because at the site of infection you have histamine release and histamine के साथ और कौन पहुंचेगा न्यूट्रोफिल्स
और कौन पहुंचेगा? मैक्रोफेजेस, राइट? सो द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, वेसोडाइलेशन हुआ, साथ ही साथ वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा. सो वी कैन आल्सो रिमेंबर सेरोटोनिन. अगर जरूरत पड़ा तो यहाँ पर हेपेरिन भी आ सकता है, isn't it? And what are we going to find? We are going to find कि site of inflammation में ये सारी चीजें दिखाई देगा. ठीक? As a result, first event क्या होगा? Release of pyrogens. What are pyrogens? These are chemicals by the antigen and damaged cells. क्या था ना ये? जिसके चलते इंसान को होगा फीवर. इसके बाद second thing that's going to happen is release of prostaglandins. ये भी बताया था शायद. And prostaglandins के चलते you will have muscular spasms. तीसरा यहाँ पर रिलीज होगा आपका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. एंड इसके चलते होगा अपोप्टोसिस. एंड लास्ट यहाँ पर रिलीज होगा इंटरल्यूकिन्स. एंड इंटरल्यूकिन्स के चलते होगा माउंटिंग ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. Yes, we have discussed this portion. Thereafter, so ये सब के सब आपके second line of defense के agents हैं. The last agent you will remember, eosinophils. They are responsible for allergic reactions. And this is the reason अगर आप inflammatory reactions को लेके आप सोचो, आपने अभी तक जितने सारे भी diseases किए हैं, right from rhinitis, that is common cold से लेके tuberculosis, typhoid, plague हो गया, diphtheria हो गया, tetanus हो गया, isn't it? ढेर सारे pneumonia, जितना भी diseases को लेके आपने discuss किया, हर जगह fever होता है. Yes, fever is mandatory. So if fever नहीं होता है, किसी को इतना कुछ नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके immune system गड़बड़ा रहा है. आप कोई वैक्सीन लेते हो तब भी डिफॉल्ट फीवर होगा. वो जो ब्रिक हुआ सिरिंज, उसमें केमिकल डैमेज, दैट मींस सम केमिकल्स हैव एंटर्ड इनटू योर टिश्यू. वहां पर टिश्यूज को डैमेज हुआ. अगर आपने वैक्सीन में एक पैथोजन दिया है या फिर एक टॉक्सिन दिया है व्हाटसएवर, सो इस तरह के डैमेजेस के चलते डिफॉल्ट छोटा बच्चा भी जब उसको वैक्सीन दिया जाता है वो बुखार उसका चढ़ेगा. अगर बुखार नहीं चलेगा तो ये पाथवेज जो है इंटरल्यूकिन्स, दैट मींस साइटोकाइन्स का रिलीज नहीं होगा. और अगर साइटोकाइन्स का रिलीज नहीं हुआ सो ऑटोमेटिकली आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस काम नहीं कर सकता. राइट? सो फ्रॉम हियर वी देयरफॉर वुड बी रिमेंबरिंग कि आपका ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन के बाद आता है आपका सेकेंड लाइन. एंड आफ्टर द सेकेंड लाइन you have the third line. अगर इन तीनों में कोई कम्युनिकेशन करके रखता है, we are going to have the second line is associated with the complement system which releases cytokines, act as a bridge between the three lines of defense. ठीक है ना? Is it understood? तो बिना साइटोकाइन्स का आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कभी भी जाग नहीं सकेगा. Right? So from here we go into the third line of defense. आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब आपका acquired immunity.
तो एक और नाम से बोलते हैं, we know that adaptive immunity. Adaptive immunity के साथ कौन कौन associated रहेगा? You are going to have two branches. Cell mediated immunity. इसमें इन्वॉल्व रहेगा आपका T lymphocytes. And you're going to have the other, that's going to be humoral immunity. And for this, we are going to have the B lymphocytes. Now, there are two types. यहाँ तक हो गया? So, ये जो आपका immunity है, इसका characteristics. सबसे पहला characteristic होगा can discriminate between self and non-self, and we know this is because of the MHC. MHC के चलते ये लोग discriminate कर सकते हैं between self and non-self. Second is they are going to be having diversity. We have a wide range of immunoglobulins, IgA, इसके बाद IgG, you've got IgE, you've got IgG, and you've got IgM. 5 classes of immunoglobulins जो options हमारे पास present है. उसके साथ आपका जो cell mediated immunity है, यहाँ पर T cells रहेगा. ये T cells फिर से वापस 4 किस्म के होते हैं, killer T cells, helper T cells, suppressor T cells and memory T cells. And आपके जो B lymphocytes होते हैं उनके पास भी memory cells होते हैं. So काफी सारा diversity है. उसके बाद the next property जो पहला दोनों line of defense में नहीं था, and that is going to be memory. Macrophages EPC जरूर है antigen presenting cells, लेकिन macrophages के पास memory का capacity नहीं है. So and the fourth one is going to be specificity. एक particular type of memory या एक particular type of lymphocyte या एक particular type of immunoglobulin एक particular type of antigen के लिए assign कर दिया था. So they are very specific in their action. Neutrophils के लिए क्या था? Neutrophils देखो, monocytes देखो, macrophages देखो, any sort of और natural killer cells देखो, आपका MSC membrane attack complex देखो, आपका basophils देखो, mast cells देखो, eosinophils अगर देखोगे, कहीं पर भी कुछ भी हुआ शरीर में, चाहे वो बाहर से कोई टॉक्सिन ही घुसे क्यों ना, या फिर कोई एंटीजन ही क्यों ना घुसे, या फिर आपके बॉडी के खुद के डेड डिकेइंग डाइंग सेल्स या एजिंग सेल्स है, उनके लिए इन सबका एक्शन सेम होता है. कोई अलग फॉर्मेट ऑफ एक्शन नहीं है कि नहीं ये एंटीजन है तो ऐसे काम करना है, और ये बॉडी का खुद का 120 दिन पुराना आरबीसी है तो इसके लिए ऐसे करके काम करना है, या फिर ये जो है आपकी गैमेट्स एट्रीशिया करते हैं, सेकेंडरी oocytes का एट्रीशिया होता है, तो ये oocytes है तो इसको इस तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे नहीं. यूनिफॉर्मली सेम फॉर्मेट ऑफ फॉर्मिंग मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस और कैरिंग आउट प्रोग्राम सेल डेथ या फिर सिंपल फाइब्रोसाइटोसिस एंड स्टडीज होगा, सबके लिए वो लोग सेम तरह से काम करते हैं. लेकिन जैसे ही हम लोग अपना ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को लेकर बात करते हैं, यहाँ पर ये लोग बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं इन देयर. हो गया कॉपी? So here you had active immunity, if you remember. Active immunity में क्या था? एक तो you suffered from disease caused by an antigen. या फिर you are inoculated
by vaccines. As a result, आपका active immunity works with what we call as antigen treatment. बिना एंटीजन की इंफॉर्मेशन का आपका एक्टिव इम्यूनिटी काम नहीं कर सकता है, तो इसको जो है एंटीजन का इंफॉर्मेशन चाहिए. क्लियर? मदर के बॉडी से आईजीजी पास करता है सुधी प्लासेंटा, वो कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है उसका कि फीटस के पास एंटीजन है या नहीं, बस पास करके चला जाए. डिफॉल्ट कोलोस्ट्रम इज आईजीए, राइट? तो एज अ रिजल्ट क्या आईजीए को कोई इंफॉर्मेशन रहता है पहले से कि नहीं ये एंटीजन है? नहीं, ये सारे के सारे पैसिव इम्यूनिटी के हिस्से होते हैं, बस एंटीबॉडी इन्वॉल्व. लेकिन इन द केस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, ताकि ये आपके बॉडी में अराइज हो, ये फंक्शन करे, यू विल ऑलवेज नीड एंटीजन ट्रीटमेंट. बिना एंटीजन इंफॉर्मेशन का एक्टिव इम्यूनिटी काम नहीं कर सके. एंड इसमें क्या था आपके पास था पहला वाला, ये कौन सा था? नेचुरल, एंड इसको आप बोल रहे थे आर्टिफिशियल. Yes, so this is what we had about active immunity. Now, active immunity के कुछ significant properties होंगे. The first property is going to be a lapse time. First dose of vaccine, second dose of vaccine, followed by a booster dose. वक्त लगता है, ये तुरंत एंटीजन आपके बॉडी में घुसते ही तुरंत एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होगी. एंटीजन घुसेगा, बहुत सिंपलेस्ट पाथवे में देखें तो मैक्रोफेजेस व्हिच आर द फर्स्ट सेल्स टू कम टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन पहुंचेगा. पहुंचने के बाद एंटीजन को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करते हुए वो MHC2 के साथ एंटीजन को डिस्प्ले करेगा. डिस्प्ले करने के बाद हेल्पर टी सेल्स उस एंटीजन को अंडरस्टैंड करेगा. हेल्पर टी सेल्स फिर इंटरल्यूकिन्स रिलीज करेगा. इंटरल्यूकिन्स जाके बी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा. बी सेल्स जाके उस पर्टिकुलर एंटीजन के हिसाब से कार्टवी सेल्स या प्लाज्मा सेल्स तैयार करेगा. उसके बाद एंटीबॉडीज, टाइम लगाना इज अ लैप्स टाइम. हैव टू वेट, इमीडिएटली आप नहीं जनरेट कर सकते हो. It will take some time, that is rapid lapse time. ये जो आपको पाथवे समझाया इसमें वक्त लगता है. कितना दिन? मिनिमम टू मिनिमम एटलीस्ट 5 days का टाइम चाहिए. क्लियर? तो जैसे आपने कोविड का वैक्सीन लिया था, पहले 3 से 5 दिन आपको थोड़ा सा बुखार हुआ, आपका थोड़ा सा लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ था, कुछ लोगों को थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत था, किसी के आईज वाटरी थे, किसी का लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ था, किसी का डिसेंट्री या डायरिया टाइप, तो डायरिया जनरली टाइप का कंडीशन हो गया, किसी को सिवियर हेडेक एंड बॉडी एक था, उठ ही नहीं सक रहा था, कुछ लोगों को लगातार वॉमिटिंग का फीलिंग, तो वो था लैप्स टाइम. हल्का से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे, पायरोजेंस रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होगा, इंटरल्यूकिन्स रिलीज होना होगा, राइट? एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी स्टिमुलेट. तो वो टाइम चाहिए, उसको बोला जाता है एक लैप्स टाइम. बिना लैप्स टाइम का आपका ये पाथवे कभी काम नहीं कर सकेगा, चाहे आप डिजीज से इसके अंदर सफर करो या फिर आप वैक्सीन से. अंडरस्टूड द लैप्स टाइम? लैप्स टाइम के बाद ये हम लोग देखेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स में देखेंगे. IgM एंड IgG को जब पढ़ेंगे तब इसका लैप्स टाइम हम लोगों के लिए और क्लियर हो जाएगा. द नेक्स्ट इसका हमेशा होगा मेमोरी. पर्टिकुलर पाथवे का सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट इज दी मेमोरी. एंटीजन को ये लोग पहचान के रख सकते हैं. देन इट इज गोइंग टू बी विद लॉन्ग लास्टिंग. लाइफ में आप लोगों ने कब लिया था BCG? कब लिया था? पैदा होते बचपन में नहीं, न्यू नेचर पीरियड में दिया गया. तो 28 दिन का आपका न्यू नेचर पीरियड. अभी उम्र कितना है? 11, 17. लगा सुबह के बोल रही है 17. उसके बाद आप बार बार हॉस्पिटल गए, गोदी में चढ़ के हो, टोटो में बैठ के हो, स्कूटी में बैठ के हो, पापा मम्मी के साथ, ठीक ना? जब भी आप हॉस्पिटल में गए, कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास जरूर टीबी का इन्फेक्शन रहा हो सकता है. कोई वैक्सीनेटेड नहीं. आप रास्ते में ट्रैवल करते, हो सकता है आपकी लाइफ में आप 50 बार आपके पास
ट्यूबरकुलोसिस का एंटीजन आपके शरीर में घुसा होगा, लेकिन वो एक वैक्सीनेशन और एक छोटा सा लैप्स टाइम के चलते आपकी बॉडी में जनरेट हो गया मेमोरी अगेंस्ट दैट एंटीजन। तो जितना बार भी वो बैक्टीरियल पैथोजन या वो टॉक्सिन या वो वायरल पार्टिकल आपके सिस्टम में पहुंचता है, बार बार मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है। वो पैथोजन घुसा, कुछ सेल्स तुरंत रहेंगे उसके पास, तैयार है ना आप पहले से खत्म करने के लिए, और जब ये लोग खत्म करने जाएंगे कुछ और सेल्स मेमोरी बन जाएगी। तो बार बार मेमोरी रिफ्रेश होते रहेगा till the moment you die. As a result, you will never suffer from tuberculosis. इसी तरह से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया गया है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ, एक बार दे दिया गया, उसके बाद जितने बार भी आप स्मॉल पॉक्स के एक्सपोजर में क्यों ना हो, वो एंटीजन के खिलाफ जितना बार भी वो एंटीजन घुसेगा, कुछ सेल्स उस एंटीजन को टैकल करेगा, कुछ एंटीबॉडीज टैकल करेगा, बाकी तुरंत उनका मेमोरी रिफ्रेश हो जाए, हजारों में फिर से बन जाए। फिर से घुसा, मान लो आज घुसा था, 10 दिन बाद फिर से घुसा, फिर से हजारों में मेमोरीज फिर से बन गए। ये थ्रू आउट लाइफ आपका चलेगा। Is it understood? And ये कब तक चल सकता है? जब तक आपका थाइमस है। जब थाइमस खत्म होना शुरू होता है, तब पहले के जो मेमोरी सेल्स है वो तो रिफ्रेश हो जाते हैं, लेकिन नए मेमोरीज बनते नहीं है। इसलिए जब कोरोना वायरस आया था, फर्स्ट वैक्सीन्स वर गिवन टू दी ओल्ड पॉपुलेशन, जिनके काफी सारे बॉडी में या तो एग्जिस्टिंग कंडीशंस थे, उनको सबसे पहले, उसके बाद जिनका बॉडी में कोई दूसरा कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, उसके बाद आया तीसरा रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, उसके बाद आया चौथा आप लोगों का पॉपुलेशन, एंड उसके बाद फिफ्थ जो अभी भी बच्चे नेसल वैक्सीन के हिसाब से आया था, उनको इंजेक्ट भी नहीं किया गया था क्योंकि इतना सीवियर होता है ये कोरोना वायरस वैक्सीन। यस, सो बार बार मेमोरी रिफ्रेश होते हैं। सो टुडे इफ वी ऑल आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द कोविड, will not suffer from that condition. हल्का सा थोड़ा सा बुखार हल्का होगा, बस मेमोरी बार बार रिफ्रेश होती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके पास लेस टू नो साइड इफेक्ट्स। clear? You will not have side effects in your body. You take a vaccine, वो 5 days के लिए आप थोड़ा सा सफर करोगे, उसके बाद आप ठीक हो जाते। And जो next important चीज है, and that is going to be what we say that they work by clonal selection and expansion. तो समझेंगे हम लोग क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन। तो आपका ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी में ये इसके सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज है, एंड ये वर्क करता है बाय क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन। इसको समझते। तो यू हैव एन एंटीजन। Plus, if you remember when I told you about MHC, I have told you that आपके macrophages APCs होते हैं and B lymphocytes APCs होते हैं. Yes. So whenever an antigen enters, at that point in time, supposing this is a particular B lymphocyte, we know a B lymphocyte is an antigen presenting cell. तो इन दोनों का इंटरैक्शन होता है। इस इंटरैक्शन के चलते सबसे पहले ये बी लिम्फोसाइट, क्योंकि ये खुद एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये इस पर्टिकुलर एंटीजन को इनगल्फ करेगा। एक तरफ ये इस एंटीजन को इनगल्फ करते हुए इसको खत्म तो करेगा ही, यस। एट द सेम टाइम इट प्रोड्यूसेस क्लोन्स। ढेर सारे इस तरह के क्लोन्स तैयार कर लिए। We say that clones are produced. Clones of the specific cell which interacted with the antigens are produced.
ठीक है, बहुत सारे क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं. And thereafter, specific few cells undergo rapid multiplication and also generate memory. एक स्पेसिफिक फ्यू क्लोन्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, राइट, एंड उनको लगातार उनका पॉपुलेशन को एक्सपैंड करते हुए जाएगा. सो ये जो आपने वैक्सीन लिया था, उसके बाद 50 बार वो सेम एंटीजन आपकी बॉडी में घुसा, जितना बार भी घुसा वो फ्यू क्लोन्स एग्जिस्टेड थे एंड लगातार मल्टीप्लाई कर रहे थे, लगातार रिफ्रेश होते जाते हैं, लगातार मेमोरी बनाते हैं. So we have a huge pool of these specific cells which are assigned to that one particular antigen. Is it clear? So we actually have millions and millions of such cells in our body. Each antigen जिसके साथ एक बार आपका बॉडी में ट्रीटमेंट हो गया, उसके लिए क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन विद मेमोरी चलते रहे. तो जितना बार भी घूम फिर के आपके शरीर में आएगा, वो पर्टिकुलर क्लोन्स प्रेजेंट है, कुछ उस एंटीजन को एनगाल्फ करेगा, एट द सेम टाइम अपने जैसे ढेर सारे क्लोन्स बना लेंगे, उन क्लोन्स में से कुछ को सिलेक्ट कर लिया जाएगा एंड फिर वो लगातार मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जिसमें से कुछ मेमोरी बनके. So this process works by a continuous process of clonal selection and expansion. As a result, ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रह जाता है. So long lasting memory, no side effects. Is it understood? But it will always need treatment with an antigen. So इस तरह से काम करता है आपका active immunity. का property है clonal selection and expansion. And यही clonal selection and expansion is also a method of treatment for cancer and various other diseases जहाँ पर immunotherapy का जरूरत है. उस particular antigen को रिकॉग्नाइज करते हुए, मान लीजिए किसी को कोई सपोज कैंसर पेशेंट जो कार्सिनोजन है, कार्सिनोजन इज एन एंटीजन, तो उस कार्सिनोजन के सिंथेटिकली लैब में तैयार किए जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स, राइट, एंड उसी से क्लोन्स बनते रहेंगे एंड इम्यूनोथेरेपी कंटिन्यूस इन दी टिश्यूज. क्योंकि हर एक के लिए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या एक्सपेंसिव सर्जरीज पॉसिबल नहीं, बहुत सारे लोगों को इम्यूनोथेरेपी दिया जाता है. द सेम प्रोसेस वर्क्स बाय क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन. वहां पर उस टर्म को बोला जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट. ठीक है, वो लोग हम कैंसर में देखेंगे. दिस इज हाउ योर इम्यूनिटी वर्क्स. समझ में आया? श्योर? We have the next form and that is what we call as passive immunity. The passive immunity में you work with antibodies, isn't it? In active immunity you are working with antigens. In passive immunity you work with antibodies. So passive immunity में या तो from mother to fetus, newborn, what do you get? IgG and IgA. And you also have serum containing prepared antibodies. So we will have prepared antibodies. So passive immunity talks about no antigen but antibody only. तो इसके प्रॉपर्टीज में the first property is going to be short-lived. Second property, no memory.
a result, no clonal selection and expansion. तीसरा, they have side effects. क्लास तो इसका पहले वाले का फीचर्स क्या क्या था बताओ? लॉन्ग लास्टिंग था, तो ये शॉर्ट लिव्ड है. उसके बाद मेमोरी था, इसका मेमोरी नहीं है. इसके साइड इफेक्ट्स रहेंगे. और एक प्रॉपर्टी, what was the fourth property? Lapse time, which is going to be immediate. तो प्लेसेंटा जब बना 12th to 18th वीक फुल्ली फंक्शनल प्लेसेंटा ऑटोमेटिकली मदर की बॉडी से कुछ आईजीजी चला जाना शुरू किया. जरूरी नहीं था कि फीचर्स को उस वक्त कोई एंटीजन का अटैक. ठीक है. बेबी जैसे ही बर्थ हुआ मदर्स मिल्क में कोलोस्ट्रम में फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑलरेडी आईजीए प्रेजेंट था. बिना इस चीज का एहसास का कि बेबी को इन्फेक्शन है कि नहीं, आईजीए अपने आप चला जाता है. कोई प्रायर एंटीजन रिकॉग्निशन नहीं. दैट्स गोइंग टू बी व्हाट वी कॉल एज नेचुरल पॉसिबिलिटी. इन आर्टिफिशियल हम लोग सीरम, सपोजिंग टुडे somebody gets bitten by a snake. जब आप किसी को कभी देखा सांप काट कर सीरियसली, सबसे पहले तो जब सांप काटता है एक टाइट टॉनिक बैंडेज से उसका इस जगह को बांध दिया जाएगा ताकि पॉइजन सर्कुलेशन में हार्ट की तरफ नहीं. दैट्स द मेन रीजन. जनरली सांप या तो पैर या हाथ में काटता है, तो एज अ रिजल्ट ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसको रोक दिया जाए. नजदीक का मेडिकल आदमी से ब्लड विल गो टू द हार्ट ना एंड इमीडिएटली डैमेज कर देगा. ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप करके रखना है ताकि वो पॉइजन ऊपर नहीं जा सके, ब्रेन की तरफ नहीं जा सके. उसके बाद बगल में कोई फार्मेसी होगा तो उसको बेनेड्रिल एक कफ सिरप, वो बेसिकली एंटी एलर्जिक है. ये टॉक्सिन काफी एलर्जीज क्रिएट करेगा, राइट. तो वो टेम्पररी जो पेशेंट का बॉडी है या टॉक्सिन को है थोड़ा सा धीमा कर देता है उसका एक्शन, ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा स्लो कर देता. बेनेड्रिल इज गिवन एंड उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं. हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर पहले पूछे कहाँ का सांप था, खेत का सांप था कि पेड़ का सांप था, पानी का था, नदी का था या समुद्र का था, कैसा दिख रहा था, उसका कलर कैसा था, उसका पूंछ पॉइंटेड था या फ्लैट था. जितना भी डिस्क्रिप्शन हो सके कुछ भी ट्रीटमेंट से पहले पूछा जाता. इज अ रीजन बिकॉज स्नेक टॉक्सिन्स दो किस्म, या तो न्यूरोटॉक्सिन्स या फिर हेमोटॉक्सिन्स. हेमोटॉक्सिन ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करते हुए क्लॉट्स क्रिएट करेगा, सिवियर हैमरेज करते हुए इंसान को मार डालेगा, ब्लड फ्लो की हार्ट जम जाएगा. ठीक. The second is neurotoxins जो immediately breathing difficulties create करेगा, asphyxiation and paralysis of the thoracic muscles. जो डिप्स के इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम होते हैं उसमें पैरालिसिस करते हैं, इसके चलते वो इंसान मर जाएगा. तो डॉक्टर पहले इन चीजों का थोड़ा सा पता करने का कोशिश करता है. जनरली खेत में ही सबसे ज्यादा होता है एंड वी हैव अ फ्यू कॉमन स्नेक्स इन आवर कंट्री. ऐसा तो नहीं कि दुनिया भर के सब सांप यहीं पर हैं. British is called as snake charmers, isn't it? कि हम लोग जो है सपेरे होते हैं, सांप को नचाते हैं. That's what we were known as. ऐसा नहीं कि हमारे देश में सब सांप है, अमेरिका में ज्यादा सांप, ठीक है, इंग्लैंड में भी काफी. So what is given? सीरम. ये सीरम में पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज होते हैं फॉर द टू टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स, हेमोटॉक्सिन्स या फिर न्यूरोटॉक्सिन्स. कैसे बनाया जाता है? हॉर्स को लिया जाता है. The horse is considered to be the most strongest of all animals. देखना वो एकमात्र जानवर जो खड़ा होगा, बाकी सब कोई बैठ नहीं सकता. ये बहुत ही ताकतवर जानवर होता है, वेरी पावरफुल एंड वेरी स्विफ्ट एनिमल. तो जब सीरम तैयार किया जाएगा, वो जो स्नेक के टॉक्सिन्स होते हैं पहले थोड़ा सा माइन्यूट डोज में हॉर्स की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है. हॉर्स को थोड़ा सा बुखार फील होगा, थोड़ा सा नॉजियाटिक होगा, 1-2 दिन खाना नहीं खाएगा. बाय द थर्ड डे वो कंप्लीटली रिकवर करेगा. चौथे दिन में उसको सेकंड डोज दिया जाता है ऑफ द सेम टॉक्सिन, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी में सारा. इस बार शायद हॉर्स को बुखार नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा
गड़बड़ चलेगा, थोड़ा सा खाना नहीं खाएगा, फिर इन द नेक्स्ट डे हॉर्स इज फाइन, थर्ड डोज और थोड़ा सा, फोर्थ डोज और थोड़ा सा, जनरली फिफ्थ डोज तक हॉर्स को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है तुम क्या डाल रहे मेरे अंदर, वो अपना काम में बिजी रहे। The horse is absolutely fit, उसका बॉडी टेम्परेचर, उसका डाइट, उसका स्टूल, उसका यूरिन, उसका एवरीथिंग इज इन परफेक्शन। That means the horse is no more sick and the horse has generated antibodies against that particular toxin. Horse का neck serum is withdrawn, जो भी हो purification process करके it is sold in the market as serum. ठीक है, तो दैट इज हाउ। तो ये प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी है। तो सांप मेरे को आज काटा तो तुरंत ही तो आपको चाहिए ना, तो तुरंत प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी दे दिया, चल तू बच गया। अब 5 दिन बाद हम फिर से बेवकूफ जैसा उसी जंगल में जाएगा, तो 5 दिन बाद हमको फिर से लेना होगा वो सीरम, बिकॉज वो तो जस्ट टेम्परेरी था, कोई मेमोरी नहीं बना सका, कोई क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन कुछ नहीं हो सका, राइट। एज अ रिजल्ट इसके शॉर्ट लिव्ड इम्पैक्ट होता है, एंड साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं, एलर्जीज, रैशेस, पूरा स्किन उस पर्टिकुलर एरिया में डार्क हो जाना, द पर्सन माइट देयर आफ्टर हैव सम हल्का सा इधर उधर का एलिमेंट्स इन द बॉडी। साइड इफेक्ट्स कभी कभार बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, पेशेंट दूसरा ट्रॉमा में पहुंच जाता है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हमारा जो एक्टिव वाला मेथड है उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ठीक है ना। तो इसका जो है इमीडिएट काम करेगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं अभी तुम बैठो 5 दिन बाद इलाज टाइम के बाद फिर एंटीबॉडी जनरेट होगा, तब तक तो क्रियाक्रम हो चुका होगा उसका, ठीक है ना। तो मेमोरी कैसे बनाएगा, मेमोरी बनाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन तो चाहिए एंटीजन का, ये तो एंटीबॉडीज है, प्रिपेयर्ड हो क्या है, पहले से इनके पास इंफॉर्मेशन से मेमोरी सेल से बनाए गए, ये लोग तो कुछ सेल्स है नहीं, सो वेयर इज द मेमोरी, व्हाट आर एंटीबॉडीज, दे जस्ट केमिकल्स, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, सो एज अ रिजल्ट दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। सपोजिंग वो आपको याद है हो गया एंटी सीरम गिवन टू RH नेगेटिव मदर, जितने बार भी उनका प्रेगनेंसी होगा इमीडिएटली आफ्टर द बेबी इज बॉर्न उनको फिर से एंटी सीरम दिया, राइट। प्रिपेयर एंटीबॉडीज किस लिए, बस उस टेम्पररी उस वक्त की जो RH पॉजिटिव एंटीजेंस, अगर RH पॉजिटिव कुछ सेल्स मैटरनल सिस्टम में रहेंगे उनको खत्म कर देंगे। इज इट क्लियर? So that is how your third line of defense works. A part of it has memory, another part doesn't have memory. Clear? Now in your third line of defense, यहाँ से हम लोग को सबसे पहले समझना होगा हमारा प्राइमरी lymphoid organs। इसके लिस्ट में आएगा आपका बोन मैरो एंड thymus, and in birds you have the bursa of Fabricius. In the near dick lobe लिख लेंगे, where B cells were first discovered. इसलिए B नाम है. The name B is because of bursa, where B cells were first discovered. So we are going to have some primary lymphoid organs in our body. So let us look into this mechanism of how this primary lymphoid system works. So आपके पास you have your bone, याद है ना क्लास, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, सब कुछ याद है। You have the red bone marrow. इस रेड बोन मैरो में बनेंगे आपके दोनों के दोनों सेल्स
आपका टी सेल्स भी बनेगा एंड बी सेल्स भी बनेगा. Why? Because ये जो रेड बोन मैरो है विथ स्टेम सेल्स, याद है ना, स्टेम सेल्स या प्लूरिपोटेंट सेल्स या टोटिपोटेंट सेल्स, यस स्टेम सेल्स होते हैं. तो आपका बोन मैरो में प्रेजेंट है स्टेम सेल्स, जहां से बनते हैं दो कैटेगरीज ऑफ सेल्स, एक है आपका टी सेल एंड दूसरा है आपका बी सेल्स. इन टी सेल्स they will migrate कहां पर, थाइमस. सीधा बनते ही ये लोग चले जाएंगे आपके थाइमस. एंड थाइमस में जाने के बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन thymosin, the cells become immunocompetent. The word immunocompetent means they learn to identify antigens. तो इनका प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग में कुछ म्यूटेशंस होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, कुछ रिसेप्टर्स बनेंगे, ठीक है, जिसके चलते ये बॉडी के बाकी सेल से अलग हो जाते हैं. तो दैट मींस अगर इनके पास अब एंटीजेनिक रिसेप्टर्स दे दिया जाता है या कोई स्पेसिफिक और भी इनके सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशंस आएगा, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्यूनोकॉम्पिटेंस. ट्रेनिंग मिलता है इन लोगों को थाइमस में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन थाइमोसिन कि अब तुम लोग जो है तैयार है एंटीजेंस को पकड़ने के लिए, तुम्हारा और कोई दूसरा काम नहीं. सो दे विल बिकम इम्यूनोकॉम्पिटेंट. कौन से वाले, आपकी टी सेल्स. कहां से बने थे, बोन मैरो से. स्टेम सेल्स बोन मैरो में, लेकिन आगे बोन मैरो में इनका कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, इनको जाना होगा थाइमस. क्लियर. एंड फिर आपका जो नेक्स्ट वाला सेल्स है, the other set of cells are these cells which are the B cells. So for the B cells, arrow का ध्यान रखना, they become immunocompetent in the bone marrow. और क्योंकि बर्ड्स का नाम दिया है वर्सा ऑफ फैब्रिशियस, बर्ड्स में भी एंटीबॉडीज. तो जहां पर आपके ये सेल्स बनते हैं एंड इम्यूनोकॉम्पिटेंट होते हैं, दैट मींस एंटीजन रिकॉग्नाइज करने का कैपेसिटी आएगा, इनके बॉडी में मॉडिफिकेशंस होंगे, ये लोग स्पेशलाइज्ड होंगे और एंटीजेंस. इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्यूनोकॉम्पिटेंट. Clear? Understood this portion, immunocompetent? If you want, you can write down that during the process of becoming immunocompetent, cells undergo various modifications. ये जो आपको क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन समझाया था ना, वहां पर हमने कौन से लिम्फोसाइट्स लिखे थे? बी लिम्फोसाइट्स. तो जब ये बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनते हैं
इनके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर बनता है ड्यू टू सम म्यूटेशंस, ठीक है, और वो रिसेप्टर फिर रिस्पॉन्सिबल होता है टू बी अ पार्ट ऑफ क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन। वहां पर हमने टी लिम्फोसाइट नहीं लिखा था। तो क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन का राइट डी के पास है, बने हैं दोनों वहीं से, लेकिन कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन इनका होता है। Is it understood? So that's the concept of becoming immunocompetent. उसके बाद the immunocompetent cells then move to the secondary lymphoid organs. ये लोग जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के पास। ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है दे आर बेसिकली नथिंग बट योर लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपके लिम्फ नोड्स होते हैं। नाम बताओ, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस और lymph nodes, lymphoid organs the lymph nodes here, and you have MALT, याद है ना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो आपको डाइजेशन चैप्टर में समझाया गया था, MALT। and you have to remember that यहाँ पर MALT is about 50% of the secondary lymphoid organs। तो आपका MALT जो है हर एक म्यूकोसा के साथ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकोसा, एलिमेंट्री कनाल म्यूकोसा, एक्सक्रीटरी पाथवे म्यूकोसा, रिप्रोडक्टिव पाथवे म्यूकोसा, है ना। हर जगह आप जितना भी पाथवे देखोगे हर जगह म्यूकोसा है। तो 50% से ऊपर जो आपका लिम्फोइड मसल्स है वो MALT का हिस्सा होता है। तो आपकी ये T सेल्स एंड B सेल्स जब इम्यूनोकॉम्पिटेंट है, ये लोग आके पहुंचते हैं कहां पर, आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। So secondary lymphoid organs में अब इनका क्या होगा? Let's see a small little diagrammatic explanation. Supposing this is a lymph node. Yes, this is a lymph node. चाहे spleen बोलो, tonsil बोलो, Peyer's patch बोलो, जिसको बोलने का मन करे बोलो। इनके अंदर इस तरह के नेटवर्क्स होते हैं। You remember reticular tissues? Reticular fibers याद है? Yes. So ये lymph nodes actually अंदर में इनके reticular fibers होते हैं जो एक छपनी जैसा मेशवर्क बना के रखता है। So this is basically a meshwork of reticular tissues. In the secondary lymphoid organs. क्या होता है यहाँ पर? The antigens get trapped here. कौन आके पहले से पहुंचा था? T cells and B cells आ गए थे ना यहाँ पर? I wrote down sometime back, isn't it? Move to the so immunocompetent वाले cells secondary lymph nodes या lymphoid structures में आके पहुंचे थे, and यहाँ पर antigens भी trap होते हैं. Yes, and as a result, thus it is here खाना हमने नहीं खाया क्या? ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट बीमार है, खाना खाया? चल, ये लोग सो जाओ।
Okay, tomorrow you have an off. फिर Saturday छुट्टी, Sunday test. फिर Monday Tuesday पढ़ेगा, फिर तो Wednesday छुट्टी है. क्या ये हफ्ते में जो इतना लॉटरी में छुट्टी होती है ना, राइट क्या? नेताजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, हाँ? और राम मंदिर का सेलिब्रेशन किया, कल रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन करेगा. देखो आगे सरस्वती पूजा है, उसका भी सेलिब्रेशन आ रहा है. अभी महात्मा गांधी का डेथ एनिवर्सरी है, इसका भी सेलिब्रेशन करेगा. समझ रहे ना कितना सेलिब्रेशन होने जानवी में, हाँ? इधर संक्रांति किया, उसका भी सेलिब्रेशन किया, सब किया सेलिब्रेट करने के नहीं थका. ओके, इट इज हियर that T cells and T cells get sensitized by the antigens. That means the word sensitization means undergo learning of antigens. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से बोलो एंटीजन को पकड़ने के लिए प्रोसेस होके आया था, ठीक ना? यहाँ पर आके उनको एक्चुअली एंटीजेंस मिलते हैं, ठीक? तो इस प्रोसेस ऑफ मीटिंग of cells with antigens is known as sensitization. ठीक है? तो यहाँ पर आके the undergo learning, पहले प्रिपेयर होके आया था. जैसे तुम लोग बचपन में बैग वुग लेके आ गया था, स्कूल जाना है, ठीक ना? मम्मी काम पर जाती है, पापा काम पर जाते हैं, हम भी बैग लेके जाते हैं. तो वो क्या था, वो आपका इम्यूनो कॉम्पिटेंट फेस था, ठीक है? कुछ आगे सीखना है. फिर जब आके बैठा तो पता चला कि अच्छा लर्निंग करना होगा, इंफॉर्मेशन दिया गया. तो यहाँ पर इनको मिलता है इंफॉर्मेशन, sensitized by the antigens and then they undergo differentiation and proliferation. अलग अलग किस्म के एंटीजेंस. तो एक एंटीजन टाइप ए के लिए चल जाएगा, क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन चलेगा. एक और एंटीजन बी के लिए जाएगा, उसका क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन चलेगा. तो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहे हैं एंड प्रोलिफरेशन मींस इंक्रीजिंग इन नंबर. ठीक है? So this is how the T cells and the B cells are associated or their relationship with the primary and secondary lymphoid organs. यहाँ तक एक बार पढ़ के देख लो, फिर आगे बढ़ो. आपका पूरा सिलेबस में बायोमॉलिक्यूल्स जैसे चैप्टर था. यस. इसके बाद इवोल्यूशन. इसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग. इससे आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ब्रेन, दिमाग काम करता है. आपका जेनेटिक्स में भी दिमाग काम करता है. ये तो सही. फिजियोलॉजी का क्या है कि ये सेट है, हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे होगा. इसके बाद बायोलॉजी ये 5-6 चैप्टर्स है. इवन रिप्रोडक्शन है, काफी चैलेंजिंग था क्योंकि वो एनसीईआरटी के साथ मैच नहीं करते, ठीक ना? फिजियोलॉजी के बाकी सारे एनसीईआरटी से मोटा मोटी 90% मैच है, उसको भी पढ़ लो तो ठीक है. लेकिन यहाँ पर बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा. Carefully read through this portion. T cells and B cells, primary and secondary lymphoid organs, and आपका active and passive immunity किस तरह से काम करता है.
Anyone has any questions, class पूछ लो. कहीं पर भी कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा हो, क्लियर करो. और बाकी स्टूडेंट कहाँ गए? और तो kind of you सामने वाला बेंच में क्या हो गई क्या? First day when you all came into this room, you all were in room number 24, if I'm not 23, 24, last year. पूरा कच्चा कच्चा बना हुआ. उसके बाद दुखी हो गया था जब इस रूम में भेजा था. अरे वो अच्छा रूम से इसमें भेज दिया, छोटा रूम है. हम लोग को कैलकुलेशन रहता है कि कितना स्ट्रिक्ट करेगा बच्चा से लगता है. कभी भी ये क्लास फुल नहीं रहती. फिजियोलॉजी तक शायद फुल था, 12 आते आते खाली होना चाहिए. जब तक बायोटेक का एप्लीकेशन आएगा क्लास में 2-3 मिनट तब आते हैं. सेकेंडरी में घुसेंगे, प्राइमरी में सिर्फ ये लोग तैयार होंगे कि हम लोगों को एंटीजन पकड़ना है. ठीक ना? किसको पकड़ना है वो आके उनको पता चलेगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से. जब वो लोग अलग अलग एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कोई टाइप ए का मॉडिफिकेशन है, किसी में दूसरा कोई रिसेप्टर है, तीसरे में कोई दूसरा रिसेप्टर है, तो जिसका एपिटोप जिसके साथ बाइंड होएगा तो वो उस हिसाब से आगे चलाएगा क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन. एज अ रिजल्ट डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन. और वो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन के लिए डेडिकेटेड. तो जो आपका इम्यून सिस्टम इतना डेडिकेटेड सिस्टम, रोज आपके शरीर में हजारों में एंटीजन घुसते हैं एंड हर एक एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सेल्स को असाइन कर दिया जाता है कि तुम लोग जो है अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल. जैसे आपका आर्मी बनता है, कुछ लोग लैंड के लिए होते हैं, लैंड वाले एयर में जाके पता नहीं क्या करेंगे, प्लेन क्रैश कर देंगे. ठीक ना? कुछ लोग प्लेन के लिए होते हैं. अब प्लेन वाले बोलेंगे अरे हम लोग ऊपर चला लेते हैं तो पानी में भी चला लेंगे. बिल्कुल नहीं. ठीक ना? और फिर जो कश्मीर के लिए अलॉटेड है वो राजस्थान में आके उसको दिक्कत होगा, तो राजस्थान में उसको जाके तमिलनाडु बॉर्डर में दिक्कत होगा. ठीक ना? सो दे आर ऑल स्पेसिफिक. They get treated with a particular type and they become specific for that particular. इसलिए इसको बोला जाता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म. Get clear? So अब आपके T cells and B cells. So when we look into our T cells, they are a part of cell-mediated immunity. The first one that we have are the killer T cells, or they are known as the cytotoxic T cells. ये जो साइटोटॉक्सिक T cells होते हैं, सपोजिंग एक T cell को ले लेते हैं, इसके पास सरफेस में रहेगा MHC1. Characteristic of all nucleated cells, T cells or lymphocytes. Lymphocytes have किस तरह का spherical central nucleus, large spherical central nucleus. आपकी ये lymphocytes जो होते हैं, आप granulocytes होते हैं. आपके monocytes के bean shaped या कितनी shaped nucleus था, याद है ना? तो ये लोग nucleated है and इनके पास होगा MHC1, and with MHC1 they will have another receptor on their surface. This is what